Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे related जो कोई information या fact है उसको हम यहाँ पे discuss करेंगे। तो discussion को start करते हैं। Students first news is regarding the new parliament building के बारे में है। पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन को बुलाया गया है जिसकी जो फर्स्ट डे की मीटिंग है मीन्स आज की जो मीटिंग होगी स्टूडेंट्स वो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर ऑर्गेनाइज होगी और जो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर कल से जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी स्पेशल सेशन की वो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर होगी। तो आपको ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स इसका जो कंस्ट्रक्शन है 1927 के समय कंप्लीट हुआ। दो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट हैं जिनके द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। एक है हमारे एडवर्ड लुटियंस, जो हमारे एडवर्ड लुटियंस हैं जिनकी वजह से हमारा जो कोर दिल्ली का जो एरिया है जिसको हम लुटियंस के नाम से जानते हैं, जो पावर हाउस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जो रेजिडेंस जहाँ पे बने हुए हैं उसको लुटियंस दिल्ली की वजह से इन्हीं के नाम की वजह से जानते हैं, एडवर्ड लुटियन हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको हर्बर्ट बेकर नाम के जो पर्सन हैं, हर्बर्ट बेकर नाम के जो पर्सन हैं ये भी इन्हीं के साथ एसोसिएट हैं जो हमारा लुटियंस दिल्ली का एरिया है उसके कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में। अब इसके रिगार्डिंग में आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। 1911 के समय जो उस समय जो किंग हुआ करते थे किंग जॉर्ज, उस समय जो किंग हुआ करते थे किंग जॉर्ज फिफ्थ नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा दिल्ली के अंदर दिल्ली दरबार लगाया गया था। दिल्ली के अंदर में दिल्ली दरबार जो है, दिल्ली दरबार है वो लगाया गया और उस समय इंडिया की जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र कहाँ से किया गया था, जो कैलकटा का जो रीजन है कैलकटा से हमारी जो कैपिटल है वो ट्रांसफ़र हुई थी दिल्ली के लिए। स्टूडेंट्स उसी समय में जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, सपोज कीजिए प्रेसिडेंट हाउस है, ये हमारा जो सदर्न ब्लॉक है, ये हमारा जो नॉर्दर्न ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और जो प्रेसिडेंट हाउस है इनका इस्टेब्लिशमेंट में आए। और ये जो रोड है जिसे कि पहले राजपथ के रूप से हम जानते थे, इंडिया गेट से लेकर जो प्रेसिडेंट हाउस की जो रोड है जिसका नाम अभी प्रेजेंट समय में क्या चेंज किया गया है स्टूडेंट्स, उस रोड का नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ नाम से उस रोड का नाम चेंज किया गया। अब ये जो हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जिनको उस समय में बनाया गया था कॉलोनियल एरा के समय में, उनको अब रीचेंज किया गया है, उनको रीडेवलप किया गया है और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया, सेंट्रल विस्टा। जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है जिसके कारण हैं काफ़ी सारे कि क्यों इसको डेवलप किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ये मिनिस्ट्री बेसिकली हेड की जाती है हमारे जो एक्स इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उनके द्वारा हेड की जाती है। वो इसके प्रेजेंटली मिनिस्टर हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ करते थे जब वो सर्विस के अंदर में थे। स्टूडेंट्स हरदीप सिंह पुरी के द्वारा हेड की जाती है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर आप देखना कि हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक हैं उनको अब म्यूजियम की कैटेगरी दे दी जाएगी, उनको म्यूजियम की तरह रखा जाएगा कि पब्लिक वहाँ पे विजिट करे, देख सके कि किस तरीके से हमारे जो ये पावर हाउस है या जो हमारा ये रायसीना हिल्स के ऊपर जो लोकेटेड एरिया है इसके अंदर कैसे यहाँ पे जो काम है वो किया जाता था। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि जो नई बिल्डिंग्स जो बनाई गई हैं जिनका कंस्ट्रक्शन आपको अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिलेगा कि जो लोकसभा का जो हॉल है, जो नई बिल्डिंग के अंदर लोकसभा का जो हॉल है वो हमारा जो नेशनल बर्ड है पिकॉक, नेशनल बर्ड जो पिकॉक है उससे इंस्पायर है, उसी की तरह इसको यहाँ पे आर्किटेक्ट दिया गया है। हमारा जो राज्यसभा का बेसिकली हॉल है उसको यहाँ पे हमारा जो नेशनल जो फ्लावर है लोटस उसके कैटेगरी में बेसिकली यहाँ पे बनाया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्ट के बारे में है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें स्टूडेंट, जब इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था मई के मंथ के अंदर, जब इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था तो उस समय काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुई थी एक टॉपिक की वजह से, उसका नाम है सेंगोल। जो वहाँ पे लाया गया था सेंगोल की वजह से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। आप उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। जब चोला एम्पायर का समय हुआ करता था, चोला एम्पायर आपको याद है ना, राजेंद्र चोल हैं, राजा चोल हैं,
जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, और इनके द्वारा जो गंगईकोंडा चोलापुरम काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स है वो बनाई गई हैं। तो चोला एम्पायर के समय जो सेंगोल है उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर के रूप में देखा जाता था, कि उसको जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है उसके समय उसको यूज़ किया जाता था सेरेमनी के अंदर में। तो उसी को यहाँ पे 1947 के समय भी यूज़ किया गया था। 1947 के समय जो हमारे सी राजगोपालाचारी हैं, जिनके द्वारा कोरामंडल कोस्ट के अंदर में गांधी जी की जो सोल्ट मार्च है उसका संदेश कोरामंडल कोस्ट के अंदर लेके गए थे। मालाबार कोस्ट के ऊपर में जो डांडी मार्च के समय मार्च किन्होंने निकाली थी, के केलापम नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा, कोरामंडल पे निकाली थी सी राजगोपालाचारी के द्वारा। तो 1947 के समय इन सी राजगोपालाचारी के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि आप ये सेंगोल की जो प्रैक्टिस है उसे कैरी कीजिए। तो उस समय में इस प्रैक्टिस को किया गया था, और उसी को यहाँ पे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जो इस समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया। ये जो सेंगोल का जो ट्रांसफ़र है, एक भगवान शिव को जो डेडिकेटेड सेवाइट जो मोनेस्ट्री है, भगवान शिव को जो डेडिकेटेड मोनेस्ट्री है, ये मोनेस्ट्री आपको सदर्न इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, जिसका नाम है थिरुवावदुथुराई। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है स्टूडेंट, थिरुवदाथुराई, आप इसको जाके अच्छे से देख लेना क्या नाम है। थिरुवदाथुराई अधीनम नाम से इसका नाम है, सेवाइट मोनेस्ट्री है, भगवान शिव को जो डेडिकेटेड है। तो उनके जो सेंट्स हैं वो विजिट किए दिल्ली के अंदर, और उनके द्वारा ये जो सेंगोल है वो दिया गया था। सेंगोल बेसिकली गोल्ड का बना होता है, और इसको मद्रास के अंदर, जो मद्रास प्रेजेंट समय में जो चेन्नई का रीजन है वहाँ पे इसको बनाया जाता है। तो दिस इज़ अबाउट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी उसको डिस्कस किया। अब आपको दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक तो नए पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो क्यों बनाई गई है स्टूडेंट्स। नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग इस वजह से बनाई है कि आप देखिए कि 2026 तक हमारी जो सीट्स हैं, लोकसभा की जो सीट है वो फ्रीज कर दी गई थी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की गई थी ये लोकसभा की जो सीट है वो फ्रीज, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो 26 के बाद में अब जब नया सेंसस है उसके बेसिस पे जो सीट्स हैं वो हो सकता है चेंज हो। जो प्रेजेंट समय में आपको जो 545 देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें दो जो पर्सन है वो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था। इस प्रोविज़न को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिमूव किया गया, एंग्लो इंडियन का जो प्रोविज़न है उसको रिमूव कर दिया गया स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। 2020 के समय हुआ था ये, जब दो एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेट का जो प्रोसीजर था उसको रिमूव कर दिया था। तो प्रेजेंट जो संख्या है वो 543 है। और आप देखें कि नई जो सेंसस के अकॉर्डिंग होगी तो पॉपुलेशन के बेसिस पे हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिज़ाइन होती हैं, तो उसकी वजह से आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो नई सीट्स इंक्रीज होंगी, तो इसकी वजह से भी ज़रूरत थी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है वो सिस्मिक, अगर हम अर्थक्वेक के पर्सपेक्टिव से देखें तो उस समय दिल्ली है जो सेकंड उस कैटेगरी में आया करता था, सेकंड लेवल की जो कैटेगरी है सिस्मिक ग्राफ के अकॉर्डिंग में। और प्रेजेंट में जो दिल्ली का जो सिचुएशन है वो फोर्थ कैटेगरी में है, फोर्थ लेवल के ऊपर है। तो उसी के बेसिस पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा नया आर्किटेक्ट है वो इस तरीके से हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्लियामेंट बिल्डिंग ओल्ड एंड न्यू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो सीट्स का लोकेशन हुआ, ये आपको बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो सीट्स हैं उनकी संख्या को फ्रीज किया गया था कि 26 के बाद में ही इनको हम आगे इंक्रीज करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा जो विश्वकर्मा योजना है उसे लॉन्च किया गया है। 13,000 करोड़ की है बेसिकली, और इसके अंदर जो हमारे आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्टमैन पर्सनस हैं, उनको हेल्प करने के रिगार्डिंग में इस योजना को पीएम सर के द्वारा लॉन्च किया गया। और उसी समय में यशोभूमि नाम का जो प्लेस है द्वारका के अंदर में, अब ये द्वारका कहाँ है, द्वारका एक दिल्ली के अंदर ही सब टाउन के रूप में डेवलप हुआ है। आप देखिए कि एक द्वारका आपको गुजरात के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, गुजरात के अंदर भी है एक द्वारका। और बोलते हैं कि जो ओरिजिनल जो द्वारका है, गुजरात का जो माइथोलॉजिकल सिटी हुआ करता था लॉर्ड कृष्णा से जो रिलेटेड है, वो बेसिकली समुद्र के अंदर में है। समुद्र जो हमारा सी है, अरेबियन सी, उसके अंडर में वो मिलता है।
अभी उसके एविडेंस हैं या नहीं है वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 13,000 करोड़ की ये जो स्कीम है लॉन्च की गई है विश्वकर्मा योजना, और कल विश्वकर्मा डे है उसे भी सेलिब्रेट किया जाता है। विश्वकर्मा बेसिकली माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वो पर्सन थे जिनके द्वारा जो गॉड्स हैं, जो भगवान जो लोग हैं, उन लोगों का जो बेसिकली जो बिल्डिंग्स है वो प्रिपेयर की गई थी। तो हमारे भी जो आप देखिए कि हमारे ऐसी पॉपुलेशन आपको अर्बन एरियाज के अंदर देखने के लिए मिलेगी जो हमेशा कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी के अंदर रहेंगे, बट खुद का उनका कभी घर नहीं होता है। तो उसी तरीके से उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्टमैन पर्सनस हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई। स्कीम के जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो बताए गए हैं कि कोलेटरल फ्री जो लोन है वो दिया जाएगा एंटरप्राइज के पर्सपेक्टिव से, एंटरप्राइज डेवलपमेंट जो लोन है वो दिया जाएगा। कंसेशनल जो इंटरेस्ट रेट है वो भी यहाँ पे रहेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन जो 8% का दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड जो MSME का जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा उसको बोरो किया जाएगा। और जो क्रेडिट गारंटी फ़ी है वो भी यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही बोरो की जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द दैट विश्वकर्मा योजना के बारे में जो यहाँ पे है। यशोभूमि नाम का जो कन्वेंशनल सेंटर है उसे इनोग्रेट किया है ऑनरेबल PM सर के द्वारा द्वारका के अंदर, दिल्ली के अंदर जो द्वारका है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे फ्रंट पेज के ऊपर ही ये मेंशन थी ये न्यूज़, ये दोनों ये जो न्यूज़ है ये सेंटर के जो पेज है वहाँ पे मेंशन है, बट इम्पोर्टेंट थी इस वजह से मैंने पहले ऐड किया है इसको। नेक्स्ट है स्टूडेंट जो कावेरी के वाटर के रिगार्डिंग में जो इश्यू चल रहा है उसके रिगार्डिंग में कि 12 सितंबर के बाद में कर्नाटक के द्वारा जो पानी है वो देने से मना कर दिया गया कि हमारे पास जो पानी का जो रिजर्व है इतना ही है, हम पानी है उसको रिलीज नहीं करेंगे। तमिलनाडु कंटिन्यूस डिमांड कर रहा है कि हमको और पानी चाहिए और वाटर है वो जो रिलीज किया जाए, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैडी का जो कल्टीवेशन है उसके पर्सपेक्टिव में भी। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे हम काफ़ी दिन से इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं, कावेरी वाटर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो उसी का कुछ मीटिंग होगा आज, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उनसे मिलेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक पता होना चाहिए कि इंडिया में 2 तरीके के मानसून आते हैं। जो आपको मैक्सिमम इंडिया को ये जो मानसून देखने के लिए मिलता है इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, जो कि हमारे अरेबियन सी से आता है। एक हमारा जो रिट्रेटिंग मानसून है, जब मानसून की विंड्स वापस लौटती हैं अक्टूबर और नवंबर के मंथ के अंदर में, जब मानसून की विंड जो है वापस लौटती हैं, तो वापस लौटते वक्त आप देखिए कि ऐसे विंड्स वापस लौट रही हैं, बट बे ऑफ बंगाल का ये जो रीजन है, जो बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है यहाँ पे मॉइस्चर गेन करती हैं ये विंड, और मॉइस्चर गेन करने की वजह से जो कोरामंडल कोस्ट है, ये जो हमारा कोरामंडल आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जो आंध्र प्रदेश कुछ तेलंगाना का पार्ट मान सकते हैं, तेलंगाना का पार्ट कुछ ही मानोगे आप, नहीं कंप्लीटली तेलंगाना के अंदर बारिश आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। कोरामंडल के अंदर में जो आपको मेनली बारिश है वो आपको देखने के लिए मिलेगी तमिलनाडु के अंदर में, तेलंगाना के अंदर काफ़ी कम है, कोई लिटिल बिट हो जाए तो जो तमिलनाडु है वहाँ पे आपको बारिश, पुडुचेरी का जो एरिया है, पुडुचेरी के बारे में भी आप एक बात बताना कि पुडुचेरी के यहाँ पे 4 अलग अलग पार्ट्स के अंदर पुडुचेरी है। माहे कहाँ है, माहे यनम कराईकल कहाँ है और पुडुचेरी कहाँ है, इन सभी के बारे में बताना। हमारे एक फ्रीडम फाइटर हैं अरविंदो घोष, वो इससे काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड थे पुडुचेरी से, उनके आपको जो मेडिटेशन के सेंटर्स हैं वो भी वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वो देखिए कि पहले एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविस्ट हुआ करते थे बट बाद में वो मेडिटेशन की तरफ चले जाएंगे 1907 का, जब से सूरत का स्प्लिट होगा ना उसके बाद में। तो स्टूडेंट्स इस एरिया को जो पानी है वो यहाँ पे रिट्रेटिंग मानसून के थ्रू देखने के लिए मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पे कर्नाटक के द्वारा डिमांड की गई है कि इनको जो पानी है वो बेसिकली रिट्रेटिंग मानसून के थ्रू मिलेगा, बट हमारे इस एरिया को जो पानी है वो मिल चुका है। अब हमारा जो मानसून है वो लौटने का समय आ चुका है, और अल्नीनो की वजह से बारिश भी इतनी अच्छी नहीं हो पाई, तो इस वजह से हम जो पानी है उसको रिलीज नहीं करेंगे हमारे रिजर्वोयर्स के अंदर में, हमारे जो कंप्लीट 1 ईयर के लिए हम उसको बचा के रखेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों तरफ से दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको कावेरी के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कावेरी रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, ताल कावेरी नाम की जगह है वेस्टर्न घाट के अंदर में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है।
कुर्ग का जो एरिया है और काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो इसके ऊपर सिचुएटेड हैं। यहाँ पे हम इससे एसोसिएटेड जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखें कि कावेरी में केरल का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, बट केरल जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो केरल से कुछ आती हैं, इस वजह से कावेरी के अंदर में केरल को भी इंक्लूड किया जाता है कि जो कंप्लीट जो बेसिन का एरिया है उसके अंदर में। तो आप देखिए कि अगर हम बात करें जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, एक तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि रिवर का जो कोर्स है उसके बेसिस पे डिसाइड की जाती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोच लो कि आपने किस तरीके से देखा है, उसके पर्सपेक्टिव से नहीं, रिवर का कोर्स कैसा है। सपोज कीजिए रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ऐसे अगर वो जा रही है तो ये बेसिकली उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी और ये इधर से जो आएंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कावेरी की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं वो है हेरांगी, हेरेंगी नाम की जो ट्रिब्यूटरी है, हेमावती है, हेरेंगी एंड हेमावती है। तो आपको याद होना चाहिए कि लेफ्ट के अंदर दो तो एच से ही हैं, इसके अलावा आपको सीमसा और अर्कावती नाम की और देखने के लिए मिलेंगी, सीमसा, सीमसा और अर्कावती। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं वो कौन कौन सी हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काबिनी, काबिनी का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा लक्ष्मण तीर्था है, लक्ष्मण तीर्था है, लक्ष्मण तीर्था है। इसके अलावा आपको मिलेगी स्टूडेंट्स वहाँ पे सुवर्णावती, सुवर्णावती नाम से जो ट्रिब्यूटरी है वो मिलेगी, और भावानी, और भावानी। तो काबिनी एंड भावानी और हेरांगी और हेमावती ये लेफ्ट के अंदर हैं, काबिनी और भावानी ये राइट के अंदर है, लक्ष्मण तीर्था है, सुवर्णावती है, सीमसा एंड नरकावती। और भी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजरली जो ट्रिब्यूटरी हैं उनके बारे में हम बात किए, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स कावेरी को लोकल क्या नेम से बोला जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि लोकल क्या नाम है कावेरी का। एक कावेरी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कावेरी रिवर, जो कावेरी रिवर है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट में, और ईस्टर्न साइड के लिए चली जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वहाँ पे दोनों ही स्टेट्स के लिए, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के लिए। इवन वीरप्पन के द्वारा भी इस रिवर को यूज़ किया गया था एज ए अपना जो उनका जो जब उनके द्वारा गवर्नमेंट के साथ में जब भी कोई डील की जाती थी जिसको भी वो किडनैप कर लिया करते थे, वीरप्पन एक तस्कर हुआ करते थे उस रीजन के अंदर में। तो आप देखें कि ये जो कावेरी जो नदी है ये दोनों जो मानसून जो दोनों विंड्स है दोनों से ही जो पानी है वो रिसीव करती है। हमारा जो अरेबियन सी से आने वाला जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे भी ये पानी रिसीव करती है, ये वाला पार्ट, और ये इसका जो लोअर पार्ट है वो बेसिकली वो भी पानी रिसीव करता है रोटेटिंग मानसून के थ्रू, जो अक्टूबर नवंबर के समय आता है। इसके अलावा अगर हम कावेरी के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर जो मेन बेसिन के अंदर आपको जो रेड सोइल है वो देखने के लिए मिलती है। मेन बेसिन के अंदर जो रेड सोइल होती है, जो कैश्यू के कल्टीवेशन के लिए, जो काजू होता है, काजू का जो कल्टीवेशन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आप देखिए कि जो डेल्टा का एरिया है वो काफ़ी यहाँ पे रिच है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से। दिस इज ऑल अबाउट द कावेरी। काफ़ी सारा हमने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया है। डिस्प्यूट के बारे में आप अलग से देखना, आर्टिकल 262 के बारे में भी रीड करना। 262 आर्टिकल क्या है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे एक और रिवर स्टूडेंट्स आज न्यूज़ के अंदर थी, उसको मैंने मेंशन नहीं किया। राजस्थान का जो सदर्न पार्ट के अंदर एक रिवर आपको देखने के लिए मिलती है, मैं इसको रफ करता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है उसके अंदर एक रिवर है, रिवर का नाम है माही नदी। ओरिजिनेट होती है बेसिकली मध्य प्रदेश से और राजस्थान से ये पास होती है सदर्न पार्ट के अंदर में। अभी हैवी बेसिकली हैवी सपोज कीजिए राजस्थान है, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिचुएटेड हैं। ये जो कावेरी है आप देखिए कि हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान में एक जो 23.5 है, जो 23.5 जो लाइन है बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पास होती है राजस्थान के थ्रू में। तो ये जो माही जो रिवर है ये आपको इस तरीके से आती है, ये बेसिकली दो बार जो है 23.5 को 2 टाइम्स कट करती है। तो काफ़ी जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना, इसके अलावा स्टेट पीसीएस के एग्जाम यूपीएससी में भी हो सकता है पूछ लिया जाए,
आजकल यूपीएससी काफ़ी डाइवर्स तरीके से सवाल पूछने लग गया है। तो इस तरीके के उनमें काफ़ी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी जो नदी है जो 2 बार जो हमारी कर्क रेखा है जो 23.5 है उसको यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि माही एक नदी है। एक माही नदी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। वेस्टर्न फ्लोइंग हमारी कितनी रिवर हैं? मेजरली 4 रिवर हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रिवर हैं। मेजरली 4 रिवर को याद करने का एक तरीका है समानता। समानता साबरमती, ये बेसिकली एक हिंदी का तरीका है, हो सकता है आपको ना याद हो तो आप अपने तरीके से याद करना इसको, जो भी हो। समानता ये है साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं। और इनका क्या एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्टूडेंट्स जो डेल्टा जो होता है, जो डेल्टा रिवर के द्वारा बनाया जाता है बिफोर एंटरिंग इनटू द सी, या कोई भी बे के अंदर में एंटर करने से पहले जो बनाती है, तो स्टूडेंट्स ये जो डेल्टा है वो नहीं बनाया जाता है हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के द्वारा। एक तो इनका जो कोर्स है वो काफ़ी छोटा होता है, कोर्स काफ़ी छोटा है कि मध्य प्रदेश से निकलेंगी, गुजरात या राजस्थान के थ्रू टच करते हुए निकल जाएंगी अरेबियन सी के अंदर में। तो कोस्ट काफ़ी छोटा होने की वजह से सेडिमेंट्स नहीं यहाँ पे इतने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली जिस एरिया से ये फ्लो करती हैं उसके अंदर इतने सेडिमेंट्स नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के। दिस इज ऑल अबाउट द माही नदी, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, जहाँ पे अभी बारिश की वजह से न्यूज़ में था, एक बारिश वहाँ पे बताई गई है। गुजरात के अंदर भी काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया है टू मच रेन होने की वजह से। और अभी रिसेंटली आप देखिए कि भोपाल का भी एक न्यूज़ था बारिश का ही। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में। रैपिड एक्शन फोर्स जो हमारी एक पैरामिलिट्री का टाइप है, सीआरपीएफ के अंदर आता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड जो पुलिस फोर्स है हमारा सीएपीएफ का। और इसको रैपिड एक्शन फोर्स को क्यों बनाया गया था? आप देखिए कि जब भी हमारे कंट्री में राइट्स की जो सिचुएशन होती है, जो राइट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो एंटी राइट्स इस फोर्स को बनाया गया था, जिसके अंदर आपको 1/3 जो पर्सनल्स हैं उनके पास ही आपको जो फायर फाइटिंग मीन्स डेट गन एंड वेपन्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो राइट्स के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर टीयर गैस ये सब ये यूज करते हैं। मणिपुर के अंदर क्या इंसिडेंट हुआ? मणिपुर के अंदर स्टूडेंट्स इंसिडेंट ये हुआ कि रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पे कम्प्लीटली एफिशिएंट नहीं है वहाँ की सिचुएशन को डील करने के रिगार्डिंग में। कि 92 के समय 1992 के समय इस रैपिड एक्शन फोर्स को जो क्रिएट किया गया था उसके बिहाइंड के रीजन थे कि राइट्स को इसके द्वारा डील किया जाएगा। मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग है। वहाँ पे जो लोग हैं भीड़ के अंदर में आएंगे, जब भी यहाँ पे जो भीड़ है क्राउड के रूप में आएगी, तो क्राउड के अंदर में ऐसा है कि अगर जो आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उनके द्वारा अगर यहाँ पे टीयर गैस का यूज़ कर दिया गया, इनके द्वारा टीयर गैस का अगर यूज़ कर दिया जाता है, तो उसके अंदर क्राउड के अंदर से जो गन फायर है इस तरीके के इंसिडेंट्स देखने के लिए मिले हैं। हाई रिस्क एरियाज़ के अंदर इनका डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं मणिपुर के जिनको हमने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है अप्सा, उसके अंडर में रखा है। अप्सा क्या है स्टूडेंट्स? 1958 के अंडर में ये एक्ट आया था। और इस एक्ट का काम क्या था कि कोई भी डिस्टर्ब्ड एरिया है, डिस्टर्ब्ड एरिया किस कैटेगरी में आप डिफाइन करोगे, तो वहाँ के जो गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर का इस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके अंडर में पावर है कि किसी भी एरिया को जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में डिक्लेयर किया जाता है, और वहाँ पे अप्सा है वो लगा दिया जाता है, जिसमें सेंटर अपनी जो फोर्स है आर्मी है उसको वहाँ पे डिप्लॉय करता है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जहाँ पे लगा दिया जाएगा, उस पार्सली एरिया के अंदर जब आर्मी के द्वारा कोई भी एक्शन लिए जाते हैं तो उनको एक बेसिकली इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। इम्यूनिटी किस पर्सपेक्टिव में? कि आर्मी के द्वारा किसी भी घर के अंदर जो रेड है वो की जा सकती है विदाउट वारंट के रूप से, उनको चेंज किया जा सकता है, इवन फायर भी किया जा सकता है आर्मी के द्वारा। इसका कुछ मिसयूज भी देखने के लिए मिले, जिसके अंदर बीपी जीवन रेड्डी कमेटी एक बनी थी, एक आपको जीवन रेड्डी कमेटी देखने के लिए मिलेगी, जिसके द्वारा कहा गया कि अप्सा को बेसिकली आप रिमूव कीजिए। 2005 के समय बनी थी शायद, ये जीवन रेड्डी कमेटी है, इसके बारे में आप एक बार देखना कौन से ईयर में बनी है। तो इसी वजह से मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप न्यूज़पेपर का डिस्कशन देखने के लिए बैठो
तो 4-5 क्या है, रफ पेज ले लिया करो। अगर आप नोट्स आपको बनाने की आदत नहीं है, जो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रफ पेज लेके बैठा करो। और कोई ना कोई जो वर्ड मैं बता देता हूँ, जैसे जीवन रेड्डी कमेटी बताई, अभी तो ये न्यूज़ के अंदर नहीं है, बट आप देखिए कि 2022 के समय मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ था कि एक आर्मी के द्वारा जो सिविलियंस के ऊपर में जो गन फायर कर दिया गया था, जस्ट एज ए कि ये बेसिकली इंसर्जेंट पर्सनस हैं, तो उस समय में कितना न्यूज़ के अंदर था, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो आप एक रफ पेपर लेके बैठिया करिए और उसके अंदर में जैसी ये इन्फॉर्मेशन लिखी उसको नोट डाउन किया, बाद में आप गूगल कर लीजिए। रफ लो तो ज़्यादा सही है। अगर आप फेयर वे में या अपना जो अलग से नोटबुक बनाते हो तो अपने बेसिस पे जो भी आपको सही लगे। और ये आपको एक चीज़ में और हेल्प करेगा, बेसिकली आप रफ पेज लेके जब बैठोगे ना, इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन बताई गई है उसको आपने नोट डाउन किया, बाद में गूगल कर लिया या जो भी है, वो आपको हेल्प करेगा, आपका बार बार रिवीजन के पर्सपेक्टिव से भी हेल्प करेगा। और आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, अराउंड आपका जो 20 मिनट्स के आसपास, 20-25 मिनट्स का समय लगेगा एक्स्ट्रा इसके अंदर में, बट आपका कंटिन्यूस रिवीजन है वो चलता रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द रैपिड एक्शन फोर्स कि 92 के अंदर इसको बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। अप्सा के एरियाज़ के अंदर इसको डिप्लॉयड नहीं कर सकते, हाई रिस्क है, क्योंकि आर्म्ड इनके पास में इतना होता नहीं है। वहाँ पे सिविलियंस के द्वारा इस तरीके का जो क्राउड को यूज़ किया जाता है, उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं। और उनका मेन मोटिव पता है क्या है? मेन मोटिव ये है कि ये जो जितनी भी यहाँ पे बेसिकली फोर्स है, उनसे इनके जो वेपन्स है वो लूट लिए जाएं। वेपन्स को लूट के बस बेसिकली वो अपना जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर वो यूज़ करेंगे, जो भी उनके द्वारा राइट्स किए जाते हैं उसके अंदर में। और यही आपको जो टैक्टिक है वो नक्सल एरियाज़ के अंदर देखने के लिए मिलती है कि नक्सल एरियाज़ के अंदर भी जो नक्सलाइट्स हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन उस सब के ऊपर अटैक करेंगे और वहाँ के जो वेपन्स है वो लूट लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज अबाउट द स्टूडेंट, शांति निकेतन के बारे में है। शांति निकेतन को यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट है उसके अंदर शामिल कर लिया गया है। अब ये शांति निकेतन क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंडिया की कितनी साइट हुई हैं। इंडिया की साइट है प्रेजेंट समय में 41, शांति निकेतन को ऐड करने के बाद में। इससे पहले कितनी थी? 40। ये तो बेसिक सवाल है तो आप देखिए कि हम 40 के बारे में एक बार देखते हैं, 40 में कौन कौन सी साइट्स हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 32 जो साइट्स हैं वो नेचुरल कैटेगरी के अंदर में थी। 32 जो साइट, सॉरी 32 जो साइट हैं वो हैं कल्चरल कैटेगरी के अंदर में, कल्चरल सेक्टर हैं, उससे 32 साइट्स हैं। 7 साइट्स हैं हमारी नेचुरल कैटेगरी में, जैसे कि मान लो सुंदरबन का रीजन हो गया, काजीरंगा, इस तरीके से उनको नेचुरल कैटेगरी में यूनेस्को साइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। और एक साइट हमारे यहाँ पे मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर में है। मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर कौन सी है? सिक्किम के अंदर सिचुएटेड है, नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा को मिक्स कैटेगरी में इस वजह से रखा था कि वहाँ पे ऊपर वाले एरिया के अंदर जाओगे तो आप देखिए एल्पाइन सिचुएशन है, ग्राउंड लेवल पे अलग है, तो उन सभी को देखते हुए उसको यहाँ पे मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। टोटल 40 हैं, 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर है। क्या इंडिया की कुछ सिटीज़ को भी ऐड किया गया है क्या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अहमदाबाद, जो अहमदाबाद है गुजरात के अंदर में, अहमदाबाद है गुजरात में, और राजस्थान के अंदर है जयपुर, इन दोनों को इस्टेब्लिश किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर में। अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि यूनेस्को के द्वारा एक और लिस्ट निकाली जाती है, उसको बोलते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। अब वो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर जयपुर तो है बट अहमदाबाद नहीं है, तो वो क्रिएटिव सिटीज़ का अलग कैटेगरी है, वो भी यूनेस्को के द्वारा ही निकाली जाती है, जिसके अंदर आपको हैदराबाद है, मुंबई है, चेन्नई है, वाराणसी है, श्रीनगर है, वो कुछ सिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, जिसे कि 2006 के अंदर 2006 के अंदर बनाया गया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं शांति निकेतन के बारे में, यूनेस्को की इस लिस्ट के बारे में। तो एक एनजीओ है, इको एनजीओ है, जिनके द्वारा इसको बेसिकली नॉमिनेट किया गया था। एनजीओ का नाम है, नॉन गवर्नमेंटल है, इकोमोस। इकोमोस को हम बोलते हैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स। ये नॉन गवर्नमेंटल है, जिसके द्वारा रिकमेंड किया गया कि शांति निकेतन को आप यहाँ पे लिस्ट के अंदर शामिल कीजिए। गवर्नमेंट के द्वारा 2010 से कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाए गए हैं इसको शामिल करवाने के रिगार्डिंग में, रिनोवेशन है उसको किया गया है। अब ये शांति निकेतन है क्या? शांति निकेतन बेसिकली स्टूडेंट्स एक टाउन है। शांति निकेतन एक टाउन है जिसको रविंद्रनाथ इस्टेब्लिश, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनके पिताजी हैं देवेंद्र नाथ टैगोर।
उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पे जो आश्रम है वो बनाया गया। आश्रम यहाँ पे उनके द्वारा डेवलप किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1863 के अंदर में। 1863 का जो टाइम है उनके उस समय में इन्होंने शांति निकेतन के अंदर एक अपना जो आश्रम है, शांति निकेतन के अंदर अपना एक आश्रम है उसको इस्टेब्लिश किया 1863 के अंदर में। ये जो ग्रह है, ये जो घर है, इसको शांति निकेतन घर का नाम दिया गया है। तो हो सकता है कि इसी के आसपास उन्होंने आश्रम बनाया हो, महर्षि जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं उनके द्वारा। फिर इस शांति निकेतन घर के आसपास इस टाउन को जो डेवलपमेंट किया वो रविंद्रनाथ टैगोर के समय आपको देखने के लिए मिलेगा, जो हमारे एक इम्पोर्टेंट पर्सन हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अब आप देखिए कि हमारा अभी रिसेंटली मेंस का एग्जाम हुआ, मेंस का जो पेपर 1 है, वैसे तो वो उस तरीके के क्वेश्चन है वो पॉपुलरली पूछे जाते हैं। पेपर 1 के अंदर एक कंपेरिजन ऑफ पर्सनैलिटी का एक टॉपिक है, जब आप जीएस पेपर 1 का जब सिलेबस देखोगे ना उसके अंदर मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं। गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस का इंडिपेंडेंस पे क्या विचार थे, क्या डिफरेंस थे। तो उसके अंदर एक सवाल पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी का एजुकेशन और नेशनलिज्म के ऊपर क्या डिफरेंस है। तो एक एजुकेशन का एग्जाम्पल आपको इस शांति निकेतन के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा कि शांति निकेतन के अंदर में ये जो शांति निकेतन नाम का जो टाउन है, इसके अंदर 1901 के समय जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, 1901 के समय तो ये टाउन है उसका डेवलपमेंट होता है। और 1921 के समय यहाँ पे जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट होगा। और ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट्स, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है इसके चांसलर होते हैं हमारे ऑनरेबल पीएम सर। ये ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये सिचुएटेड है। शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि किनके द्वारा बनाई गई है, वो बनाई गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। शांति निकेतन टाउन भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया, बट शांति निकेतन के अंदर जो आश्रम है जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था, उनके जो पिताजी हैं, और ये रविंद्र शांति निकेतन जो ग्रह है जो बेसिकली पहले आश्रम का पार्ट हुआ करता होगा, तो ये सबसे पहला घर है इस शांति निकेतन टाउन का जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। अब हम देवेंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड 2-3 इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, देवेंद्रनाथ जो टैगोर हैं, जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इनका नाम आपने सुना होगा कि इनके द्वारा 2-3 जो काम है वो किए गए थे। एक तो ये ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे, ब्रह्म समाज जो कि बेसिकली हमारे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा बनाया गया था। इनके द्वारा जो राजा राम मोहन राय की जो टीचिंग है, राजा राम मोहन राय की जो टीचिंग है, अब आपके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के आगे जो राजा का जो टाइटल जो लगता है, ये टाइटल किन्होंने दिया था? अकबर सेकंड के द्वारा इनको ये टाइटल दिया गया था। राजा का टाइटल क्यों? क्योंकि यहाँ इनको कहीं बाहर पे जाना था, ब्रिटेन के लिए जाना था, तो राजा ने अपना टाइटल इनके सामने लगा के दिया कि ये मेरा ही एनवॉय है, मेरा ही पर्सन है और ये इक्वल है, राजा के इक्वल। तो राजा राम मोहन राय इस वजह से इनको कहा जाता है। सती प्रथा के अगेंस्ट में इन्होंने काम किया था। 1814 में आत्मीय सभा बनाई, 1828 में ब्रह्म समाज बनाया। तो राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के अंदर 1843 के समय शामिल होंगे देवेंद्रनाथ टैगोर जी। केशव चंद्र सेन भी शामिल होंगे। उसके बाद में इनका डिवाइड होता है, ब्रह्म समाज 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा कंटिन्यूअस, क्योंकि केशव चंद्र सेन की कुछ पॉलिसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। और वो बेसिकली एक वर्ड है ना कि बिलीव इन एक्शन रेदर देन वर्ड्स, तो वो बेसिकली आप केशव चंद्र सेन के बारे में जब देखोगे तो उनके द्वारा कैसे वहाँ पे अपनी जो फैमिली के अंदर एक चाइल्ड मैरिज है वो कर दी जाएगी, जिसके अगेंस्ट में ब्रह्म समाज बेसिकली हुआ करता था। मेन जो कोर काम था वो सती के अगेंस्ट में था ब्रह्म समाज का। देवेंद्रनाथ टैगोर के रिगार्डिंग में एक और इन्फॉर्मेशन है कि इनके द्वारा एक मैगजीन निकाली जाती थी, उसका नाम है तत्वाबोधिनी पत्रिका इनके द्वारा निकाली जाती थी, जिसमें राजा राम मोहन राय के जो भी टीचिंग्स हैं उनको ये फैलाया करते थे, उसके बारे में बताया करते थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे है हमारे बम्बू के बारे में। तो नेशनल बम्बू मिशन जिसे 2018 के समय हमने लॉन्च किया, बम्बू के बारे में ये न्यूज़ क्या है कि बम्बू को बेसिकली कलेक्ट कर रहे हैं आसाम के अंदर में, और इसको ये बेसिकली
कंजप्शन के पर्सपेक्टिव में यूज किया जाता है। तो आपको ये एक बात यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्या बम्बू को कंजप्शन के पर्सपेक्टिव में यूज किया जाता है? तो स्टूडेंट्स हाँ, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पे इसको कंजप्शन के पर्सपेक्टिव में यूज करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स बम्बू का, अगर हम बात करें कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक सोर्स है हमारे काफ़ी सारे जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स का ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का भी इम्पोर्टेंट सोर्स है जो बम्बू है, जिसे कि हम बांस के नाम से जानते हैं। तो यंग, अगर हम यंग स्टेट के अंदर इसको बेसिकली अगर इसके सूट को जो अपर एरिया है उसको अगर आप यूज़ करोगे तो आप उसको कंजप्शन के पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकते हो। बट इसका जो आपको एक स्मेल, पंजेंट टाइप की स्मेल है वो देखने के लिए मिलेगी, इसका जो सब्जी या अचार जो होता है बम्बू का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से बम्बू को। नेशनल बम्बू मिशन 2018-19 के समय स्टार्ट किया गया, सेंट्रल स्पॉन्सर था। ग्रीन स्टील का टाइटल दिया गया है बम्बू को, ग्रीन स्टील का टाइटल दिया गया है बम्बू को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा, बेंगलोर के अंदर उनके द्वारा दिया गया था टाइटल। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर आपको जो सेकंड हाईएस्ट जो डाइवर्स काइंड ऑफ बम्बू की जो स्पीसीज है वो मिलेंगी, कि जो हमारा बांस है उसकी अलग अलग तरीके की जो स्पीसीज हैं, अलग अलग टाइप की जो प्रजाति हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी सारे एरियाज़ में इसको उगाया जाता है बम्बू को, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो त्रिपुरा का जो रीजन है, जो आसाम का जो रीजन है, आप देखिए करबी एंगलोंग नाम की जो जगह है वहाँ पे इसको उगाया गया है। करबी एंगलोंग आपने वैसे शेड्यूल 6 के अंदर जरूर से रीड किया होगा। तो वर्ल्ड बम्बू डे के पर्सपेक्टिव में ये यहाँ पे फोटो है उसको दिखाई गई। नेक्स्ट अगर हम बम्बू के बारे में ही बात करें स्टूडेंट्स, तो बम्बू को हम 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, इसका बेसिकली पहले ट्री का स्टेटस दिया गया था, पेड़ का स्टेटस है। जंगल के अंदर अगर उगता है, फॉरेस्ट के अंदर अगर पेड़ उगता है उसको आप काट नहीं सकते। और हमारी ट्राइबल कम्युनिटी कम्प्लीटली देखिए कंजप्शन के पर्सपेक्टिव इसके ऊपर डिपेंड है, जो इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से, अपनी जो हाउस होल्ड वर्क के पर्सपेक्टिव से इसको यूज़ करते हैं। तो इंडियन जो फॉरेस्ट एक्ट है, जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, उसके अंदर अमेंड करते हुए बम्बू को बेसिकली ट्री की कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया, इसको ट्री की कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया था 2017 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इटालियन आइलैंड के बारे में है। इटालियन एक आइलैंड है जो न्यूज़ के अंदर है, यहाँ पे टूनीशिया से और लीबिया का जो एरिया है वहाँ से काफ़ी सारे जो माइग्रेंट्स है वो पहुँच रहे हैं इटालियन आइलैंड का। तो ये इटालियन आइलैंड को आपको पता होना चाहिए, लैम्पेडूसा नाम है इस इटालियन आइलैंड का, लैम्पेडूसा आइलैंड है। अब ये कैसे है, आप इटली का अगर आपने देखा होगा तो इटली का एक बेसिकली एक एरिया इस तरीके से निकला हुआ है, उसी के पास से सिचुएटेड है। और यहाँ तक जो अफ्रीका का आपको यहाँ पे टूनीशिया रीजन, यहाँ पे लीबिया का जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर में जो टूनीशिया रीजन है, टूनीशिया जो कंट्री है जिसका कैपिटल भी टूनीस है शायद, तो वो उससे माइग्रेंट्स की जो क्राइसिस है वो काफ़ी आपको देखने के लिए मिलती है इस बेसिकली लैम्पियाडूसा आइलैंड के अंदर में। यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। ऐसा ही एक आइलैंड आप देखिए कि इंडिया के द्वारा रोहिंग्या क्राइसिस को देखते हुए जो बांग्लादेश के अंदर में एक आइलैंड है भासन चार आइलैंड है, उसके लिए इंडिया के द्वारा फंड भी दिए गए हैं वहाँ पे रोहिंग्याज को सेटल करने के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द डेट हमने जो डिस्कस किया भासन चार आइलैंड लैम्पियाडूसा के बारे में है, कि वहाँ पे इटालियन आइलैंड के ऊपर में इस तरीके से माइग्रेंट की क्राइसिस हुई है। यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है वहाँ पे विजिट किए हैं कि कैसे इस माइग्रेंट क्राइसिस को देखा जाए। इसके अंदर यूरोपियन यूनियन की जो आपको एक्सटर्नल बॉर्डर एजेंसी है, फ्रंटेक्स नाम की एक एक्सटर्नल बॉर्डर एजेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके जो ऑफिसर्स हैं उनको भी अलॉट काम दिया गया है कि आप जाके देखिए कि हो सकता है कि इसके अंदर जो ड्रग से रिलेटेड जो पर्सन्स है वो वैसे ही माइग्रेट करते हों, अपना जो व्यापार है, अपना जो इलीगल बिजनेस है उसके पर्सपेक्टिव में। तो फ्रंटेक्स को भी काम दिया गया है कि आप जाके यहाँ पे देखिए कि टूनीशिया के रीजन से, लीबिया के रीजन से जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, लीबिया रिसेंटली फ्लड की वजह से भी न्यूज़ के अंदर में है, माइग्रेंट क्राइसिस की वजह से यहाँ पे से जो लोग हैं वो ग्रीस के लिए जाते हैं। और ये जो एरिया है वो है स्टूडेंट्स मेडिटेरियन का एरिया, ये है मेडिटेरियन सी का जो एरिया है ना। मेडिटेरियन सी से रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए।
एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि मेडिटेरियन सी में जो क्लाइमेट पाया जाता है वहाँ पे बारिश आती है विंटर के समय में। गर्मियाँ काफ़ी लंबी होती हैं, विंटर के समय में बारिश आएगी। और सेकंड आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हमारी वाइन इंडस्ट्री है, जो लिक्कर इंडस्ट्री है, साइट्रस जो फ्रूट्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड है, वो इन्हीं के आसपास के जो रीजन है, जैसे कि ये इटली का रीजन हुआ, ग्रीस का रीजन हुआ, इधर आपको देखने के लिए मिलेगा जो बेसिकली जिब्राल्टर स्ट्रेट है, उसमें आइबेरियन पेनिनसुला है जिसके अंदर स्पेन है, जो हमारा पुर्तगाल है, उन सभी के आसपास में आपको लिक्कर इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री देखने के लिए मिलेगी, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ही है कि लॉन्ग समर होना और विंटर के समय बारिश का आना, वो इसका मेन रीजन है। इंडिया में भी जो विंटर के समय में आपको समय समय पे जो बारिश देखने के लिए मिलती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, वो यहीं से ओरिजिनेट होती है, यहीं से वो मॉइस्चर गेन करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अफ्रीका के 3 कंट्री हैं, माली है, नाइगर है एंड बुर्किना फासो है। इन तीनों के द्वारा एक डिफेंस पैक्ट है वो साइन किया गया। डिफेंस पैक्ट ये है कि इन तीनों का एरिया एक जगह शेयर होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं लिप्टाको गोरमाओ, ऐसा कुछ नाम है, लिप्टाको गोरमाओ जो रीजन है, उस रीजन के रिगार्डिंग में ये आपको एक तो एक प्लेस का नाम याद होना चाहिए। आप प्लेस का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यूपीएससी में तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे एरिया से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस एरिया के अंदर में इन लोगों के द्वारा कोऑपरेशन किया गया है। और आपको जो बेसिकली ये जो नाइगर है, ये लीबिया के सदर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड आपको ये कंट्रीज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। बुर्किना फासो है, नाइगर है, माली है। तो इन सभी के द्वारा ये बेसिकली यहाँ पे जो पैक्ट है उसको साइन किया गया। यहाँ पे एक इकोवास है। इकोवास क्या है? एक वेस्टर्न अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनका एक कम्युनिटी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, उनके द्वारा ब्लॉक करने की बात की गई है इनको। आप देखिए, इकोवास 1975 के समय इस्टेब्लिश हुआ था। वेस्टर्न अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है। इकोवास के द्वारा इन कंट्रीज के अंदर जो माली है, बुर्किना फासो और एक गिनिया है, उन 3 कंट्रीज को तो बेसिकली ब्लॉक भी किया गया है कि वहाँ पे कूप की जो सिचुएशन है उसकी वजह से। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये कंट्रीज सिचुएटेड हैं साहेल रीजन के अंदर में। अब ये साहेल रीजन क्या है? साहेल रीजन, जब आप अफ्रीका का मैप आप देखोगे ना, सपोज कीजिए ये अफ्रीका है, सपोज कीजिए अफ्रीका है बेसिकली। अफ्रीका में ये आपको जो सहारा डेजर्ट का एरिया देखने के लिए मिलेगा, और ये बेसिकली आपको यहाँ पे जो सूडान का जो एरिया है, सवाना का एरिया देखने के लिए मिलेगा। तो इस एरिया के अंदर जो कंट्री सिचुएटेड हैं इनको साहेल रीजन के नाम से जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? साहेल रीजन की वजह से। और इस एरिया के अंदर एक ग्रीन वॉल का भी कॉन्सेप्ट की बात की गई थी कि एक ऐसी वॉल बनाई जाए जिससे कि डेजर्ट को रोक लिया जाए, डेजर्ट को कन्फाइन करने के रिगार्डिंग में ग्रीन वॉल को कंस्ट्रक्ट करने की एक, पेड़ों की एक ऐसी दीवार बनाई जाए, पेड़ ही पेड़ इस तरीके से लगाए जाएं ग्रीन वॉल के थ्रू कि जो डेजर्ट है उसको रोक लिया जाए। जैसे राजस्थान के अंदर आप देखिए कि राजस्थान में कंप्लीट एरिया में डेजर्ट नहीं है, थार का जो डेजर्ट है, जैसे सपोज कीजिए ये राजस्थान है, राजस्थान जिसमें हमने माही नदी के बारे में डिस्कस किया था कि माही नदी ऐसे आती है, माही रिवर। तो राजस्थान में ये आपको अरावली हिल्स देखने के लिए मिलेंगी जो दिल्ली तक हैं, अपर ग्राउंड के ऊपर तो, और ग्राउंड के डाउन साइड वो हरिद्वार तक उनका एक्सटेंशन है, गुजरात से आती हैं। तो राजस्थान का ये जो बेसिकली अरावली हिल्स की वजह से यहाँ पे जो डेजर्ट है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर ही कन्फाइंड है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर ही रेगुलेट रोका गया है इन बेसिकली अरावली हिल्स के द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो तेलंगाना का जो मूवमेंट था वहाँ पे जो रजाकर है, निज़ाम का जो आइडिया था कि इसको ऑटोनोमस एरिया बनाना है, रजाकर की जो यहाँ पे एटोक्रेसी जो भी उनके द्वारा वायलेंस किया जाता था उसके अगेंस्ट में वहाँ के लोग लिबरेशन मूवमेंट है उसको चलाते हैं, तेलंगाना लिबरेशन मूवमेंट, जिसके अंदर इंडिया की जो फोर्स हैं वो भी जाती हैं। ऑपरेशन पोलो है उसको कैरी आउट किया गया था, ऑपरेशन पोलो है उसको कैरी आउट किया गया जिसमें इंडिया के एक बचिंदर सिंह नाम के जो पर्सन है उनकी वहाँ पे डेथ होती है, जिनको कि अशोक चक्र दिया गया था। और आप देखिए कि उसी मूवमेंट के अंदर में जो मराठवाड़ा का जो रीजन है, वो लिबरेट हुआ निजाम के रीजन से और महाराष्ट्र के अंदर अपने आप को ऐड किया। इसी जो कल का जो दिन है 17 सितंबर का जो दिन है 1948 का जो दिन है, इस दिन को यहाँ पे मनाया गया है नेशनल लिबरेशन डे के रूप में। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया, और नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया। तो इसको हमने कल भी डिस्कस किया था।
निज़ाम के पर्सपेक्टिव में कि निज़ाम का क्या आइडिया था, किस तरीके से वो इसको ऑटोनोमस अलग से एक एरिया रखना चाहते थे। बट लैंडलॉक है, इंडिया के अंदर में है, तो इंडिया से उसको रिलेशंस मेंटेन करने होते। तो हमारे जो उस समय में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं या हमारे जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके द्वारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया। इसके अंदर पीवी नरसिम्हा राव जो हैं लेटर फेज में हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल बताया गया है कि उनके द्वारा इसको जो इंटीग्रेट करने में, इंडिया में जो जोड़ने या लिबरेशन मूवमेंट के अंदर में एक इम्पोर्टेंट काम किया। मराठवाड़ा के बारे में एक न्यूज़ आपने ज़रूर से सुनोगी कि मराठवाड़ा के जो रीजन के जो लोग हैं, जो मराठाज हैं, बेसिकली जब निज़ाम के अंदर जब हुआ करते थे, निज़ाम के अंदर जब वो हुआ करते थे तो उनको कुनबी स्टेटस हुआ करता था। कुनबीज बेसिकली जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी या जो हमारे पशु हैं, एनिमल्स हैं, उनसे रिलेटेड जो काम करते हैं ना, जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ होती हैं, तो कुनबीज का उनको स्टेटस हुआ करता था। तो अब रिसेंटली जो मराठास को रिजर्वेशन देने की बात की गई है मराठवाड़ा रीजन की, तो उसी के बेसिस पे दिया जाएगा। क्योंकि जब 2018 में जब उनको दिया गया था तो 2021 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस बेसिस पे रिजेक्ट किया गया। एक तो नंबर परसेंटेज ज़्यादा दे दिया गया था, 15% का कैपिंग दे दिया गया था, जो इंदिरा साहनी जजमेंट को वायलेट करता था कि 50% ओवरऑल रिजर्वेशन होना चाहिए, 50% ओपन कंपटीशन होना चाहिए। तो 15% का कैपिंग ज़्यादा दे दिया गया। दूसरा वहाँ पे रीज़न ये था कि जो मराठा कम्युनिटी है वो सोशियो इकोनॉमिक में यहाँ पे कम्प्लीटली डिसएडवांटेज कंडीशन में नहीं है, एक डोमिनेंट कास्ट के रूप में, डोमिनेंट क्लास के रूप में देखा था सुप्रीम कोर्ट ने उस समय में। इवन हाई कोर्ट ने भी इन लोगों को सजेस्ट किया था कि आप इनका जो नंबर है, जो 15% रिजर्वेशन दे रहे हो, इसको कम कर दो, आप इसको कम कर दो तो सही रहेगा। बट काफ़ी ज़्यादा वायलेशन हो गया था उसमें, जो 50% का कैपिंग है। ये मराठवाड़ा रीजन के बारे में है। वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा सेंटर को रिक्वेस्ट की गई कि हमने जो 45,000 करोड़ का जो बेसिकली यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मराठवाड़ा रीजन को डेवलप करने के रिगार्डिंग में, तो आप यहाँ पे जो इरीगेशन के रिगार्डिंग में जो 14,000 करोड़ हैं उसके अंदर में आप इरीगेशन में हेल्प कीजिए। जिसमें मराठवाड़ा के कुछ स्टेट्स, कुछ रीजन्स के बारे में बताया, जैसे हम कल डिस्कस किया था। औरंगाबाद, जिसको छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। इसके अलावा हिंगोली डिस्ट्रिक्ट है, लातूर का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये अलग अलग, नांदेड़ का जो डिस्ट्रिक्ट है जो आपको सिक्किज्म से भी रिलेटेड है, हमारे गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है, हजूर साहिब वहाँ पे गुरुद्वारा है। तो इन काफ़ी जो बीड़ का एरिया है, इन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हिंगोली के अंदर आपको लीगो का प्लांट जो आने वाले समय में कब स्टार्ट होगा, लीगो का, इंडिया लीगो का जो प्लांट है वो वहाँ पे बनेगा। एक बेसिकली एक लेबोरेटरी बनेगी। जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था कि ऑनरेबल पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और यहाँ पे जो हमारे जो सीजीआई हैं उनको रखा जाएगा इस जो सिलेक्शन कमेटी में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के रिगार्डिंग में। गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि हम जो बिल लाया गया कि हम पीएम को रखा जाएगा, कोई भी यूनियन मिनिस्टर, कोई भी यूनियन का जो मिनिस्टर है जिसको पीएम नॉमिनेट करेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, तो कंप्लीटली 2:1 के अंदर गवर्नमेंट का यहाँ पे पावर हुआ। तो इनके द्वारा वॉइस रेज किया गया है कि बेसिकली इनकी जो ऑटोनॉमी है उनको ख़त्म करने के रिगार्डिंग में ये डिसीजन होगा, ये जो नया बिल लाया गया है इनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में। तो ये तो स्टूडेंट समय ही बताएगा कि यहाँ पे ऑटोनॉमी ख़त्म होगी या नहीं। अभी भी तो प्रेजेंट समय गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है ना कि दिस पर्सन विल बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा कहा गया कि यूएन को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, यूएनएससी को रिफॉर्म की बात की गई है। अभी 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 मेंबर्स को यहाँ पे नॉन परमानेंट बेसिस पे टेम्परेरी 2 ईयर के लिए चूज किया जाता है। इंडिया 8 टाइम के लिए, 8 या 9 टाइम के लिए इंडिया यहाँ पे जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसकी कैटेगरी में इलेक्ट हो चुका है। इंडिया के द्वारा यूएन को रिफॉर्म करने की बात की गई है कि यूएन को रिफॉर्म इस वजह से भी करना है। आप देखिए कि अफ्रीकन यूनियन में इतने कंट्री हैं 55, एक भी कंट्री को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। लैटिन अमेरिका जो है उसके अंदर भी किसी भी कंट्री को नहीं है यूएनएससी के अंदर मेंबरशिप। तो इन दोनों एरियाज़ को जीरो रिप्रेजेंटेशन है। तो रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगर रिफॉर्म नहीं करोगे तो समय के साथ में आप यहाँ पे फेज आउट हो जाओगे एज ए इंस्टीट्यूशन के रूप में। ये इनका कम्प्लीटली स्टेटमेंट था। उन्होंने G20 की भी बात की। G20 में इंडिया ने जिस तरीके से ग्लोबल साउथ को रेज किया है, ग्लोबल साउथ के लोगों की आवाज़ उठाई है, अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया है। 1963 में अफ्रीकन यूनियन एज ए अफ्रीकन यूनिटी ऑफ कंट्रीज़ के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था। 1999 में
इसको अफ्रीकन यूनियन बनाया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है? एडिस अबाबा। एडिस अबाबा किसकी कैपिटल है? इथोपिया। इथोपिया। आप याद रखना कि इस इथोपिया को बेसिकली ब्रिक्स के अंदर भी ऐड किया गया है नए मेंबर के रूप में। ब्रिक्स के अंदर नए मेंबर के रूप में ऐड किया है। सीबीआई के द्वारा स्टूडेंट्स उड़ीसा के अंदर एक एक्टिविटी कैरी आउट की गई कि एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल हैं वहाँ पे बेसिकली कुछ करप्शन का केस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स हैं उनमें एजुकेशन देने के रिगार्डिंग में ये गवर्नमेंट का एक रेजिडेंशियल स्कूल प्रोग्राम है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। कौन से एरियाज में हो सकते हैं कि जहाँ पे 50% के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन हो जिन ब्लॉक्स के अंदर में, या ऐसे एरिया जहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 20,000 के आसपास हो, 50% टोटल पॉपुलेशन का नहीं है। तो प्रोजेक्ट चीता है उसके बारे में यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं वो एक्टिविस्ट के द्वारा रेज किए गए हैं कि इस तरीके से इनको फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इनको लेके आए हैं कुछ लोगों, कुछ जो चीताज हैं उनकी डेथ हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो एशियन चीता हैं, इंडिया के अंदर जो एशियन चीता हैं, हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके द्वारा उनको मार दिया गया था, क्योंकि हंटिंग का एक अलग ही शौक हुआ करता था। बड़े शौक वाले जो नवाब हुआ करते थे। तो एशियन चीता स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिचुएशन में देखने के लिए मिलेंगे और ओनली ईरान के अंदर है प्रेजेंट समय में। ईरान ने इंडिया को मना कर दिया, हम नहीं दे सकते, हमारे पास ऑलरेडी 12 हैं, इनकी डेथ हो जाएगी तो वो 0 भी हो सकते हैं फिर वहाँ से। तो इंडिया ने फिर क्या किया कि अफ्रीकन कंट्रीज से कॉन्टैक्ट किया। 2009 से ये प्रोग्राम चल रहा है कंटिन्यूस। तो लास्ट ईयर हम लेके आए हैं अफ्रीकन कंट्रीज से चीता। वहाँ पे जो चीता है उसका IUCN स्टेटस आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, कल ही हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लेके आए 12 जो अफ्रीकन चीता हैं साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा 8 जो चीता हैं वो लेके आए हैं नामीबिया से। 8 जो चीता हैं वो आए हैं नामीबिया से। 20 टोटल चीता हैं हमारे पास में। 4 इनके जो कप्स हैं वो भी नए आए हैं यहाँ पे। इसके अंदर में स्टूडेंट 6 जो नए जो चीता हैं टोटल, उसमें 6 की डेथ हो चुकी है इंडिया में। अब वो रेडियो कॉलर की वजह से हुई है या किस कंडीशन की वजह से हुई है उसको यहाँ पे डिस्कस करने की रिगार्डिंग में कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। कैप्टिविटी के अंदर में इनका डेथ होना एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है। हीट वेव का कारण माना गया कहीं पे डेथ के रिगार्डिंग में, कहीं पे बेसिकली कुछ जगह तो जो रेडियो कॉलर यूज़ की गई है इनको ट्रैक करने के रिगार्डिंग में, उसको भी एक रीजन माना गया है कि रेडियो कॉलर की वजह से इनकी डेथ हुई है। बट यहाँ पे जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करते हुए 2006 के समय इस्टेब्लिश किया था, उसके द्वारा कहा गया कि रेडियो कॉलर की वजह से डेथ नहीं हुई है। रेडियो कॉलर नहीं होगी तो हम वाइल्ड एरिया में इनको कैसे ट्रैक करेंगे। कुछ जो चीता हैं उनको वाइल्ड एरिया के अंदर, ओपन एरिया के अंदर रिलीज किया गया था, बट वो कुछ ऐसे एरियाज के अंदर जा रहे थे, वो उनके सर्वाइवल के लिए दिक्कत था, फिर उनको वापस से लेके आ गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चीता। चीता की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक और न्यूज़ थी चीता से रिगार्डिंग में, शायद मैं ऐड करना भूल गया स्टूडेंट। चीता के रिगार्डिंग भी एक न्यूज़ थी जिसमें जो हमारे NTCA के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा कहा गया है कि चीता का जो भी सिचुएशन है वो सही है। जो डेथ हुई है उसके कुछ अलग अलग कारण बताए हैं, जिसमें एक चीता का रीजन तो ये भी बताया था कि जो चीता है उसका डेथ होने का रिगार्डिंग में कारण ये है कि वो बीमार था ऑलरेडी। उसको फिर उसमें क्वेश्चंस उठाए गए कि इंडिया ने ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हामी ही क्यों भरी, इसके लिए एग्रीमेंट ही क्यों किए कि जिसके अंदर में जो बीमार चीता है वो हमको यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया। स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर में जो ट्रांसफ़र है वो किया गया है। ट्रांसफ़र कहाँ पे किया गया है? जो हमारा कूनो है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे इनको ट्रांसफ़र किया गया है। अब क्या कूनो से इनको, जो कूनो पालपुर का जो एरिया है उससे क्या इनको दूसरी जगह भी रिलीज़ किया जाएगा क्या? तो यह आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो ये उसी रीजन में, आसपास के रीजन में है, जो आपको मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है या नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है राजस्थान से टच करता हुआ। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इनको रिलीज किया जाएगा जल्द ही। जो बेसिकली आपको मंदसौर का जो रीजन है, मंदसौर के अलावा जो नीमच का जो रीजन है, मंदसौर और नीमच के अंदर आपको काफ़ी सारे सीमेंट के प्लांट देखने के लिए मिलेंगे वैसे। तो मंदसौर और नीमच के अंदर में ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके अंदर इनको रिलीज किया जाएगा।
इसके अलावा स्टूडेंट्स इनको रिलीज किया जाएगा नुर्रा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपको सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सागर का जो एरिया है, दमोह है और नरसिंहपुर यहाँ पे बेसिकली ये जो एरियाज जो बताए ना, नीमच है, मंदसौर है, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, यहाँ पे इंडिया में जो पल्सेज का जो एग्रीकल्चर है, जो पल्सेज हैं जिसमें आप स्पेशली जो सोयाबीन है वो काफ़ी उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी आपको काफ़ी अच्छी फर्टाइल मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो दाल हैं, जो पल्सेज हैं, अलग अलग तरीके से काफ़ी उगाई जाती हैं इस रीजन में। तो दिस इज ऑल अबाउट कि यहाँ यहाँ इनको रिलीज किया जाएगा। एक कंसर्न यहाँ पे ये रिलीज किया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट चीता है इसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया, तो क्या कोई दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर इफेक्ट हुआ है? तो कुछ दूसरे प्रोजेक्ट हैं जो भी कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मीनिंग है गोडाउन। तो गोडाउन कहाँ है? स्टेट बर्ड है ये राजस्थान का। गोडाउन क्या है? स्टेट बर्ड है किसका? राजस्थान का। और राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ पे ये मिलता है। डेजर्ट नेशनल पार्क से रिलेटेड 2020 का जो प्रीलिम्स है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि डेजर्ट नेशनल पार्क क्या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है या दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें बाड़मेर और जैसलमेर का एरिया है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनकी संख्या काफ़ी कम है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड इनका स्टेटस है। इसके रिगार्डिंग में वहाँ पे जो पावर की जो लाइन है, जो बिजली की जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, उनको भी अंडरग्राउंड करने के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे एक जजमेंट था, गाइडलाइन दी गई थी कि पावर की जो लाइन्स है उनको अंडरग्राउंड कीजिए, इनकी डेथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी उड़ते हैं उन पावर की जो ट्रांसमिशन लाइन्स है उनसे टकरा जाते हैं। 40-50 के आसपास इनकी संख्या बची है। सेमी एरिड एरिड रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं। और जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जो ग्रासलैंड का स्पीसीज है, फ्लैगशिप स्पीसीज इनको माना गया है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अलावा एशियाटिक लाइन है, जो हमारे जो एशियाटिक लाइन है उनके बारे में भी बात किया गया है कि वो भी इम्पोर्टेंट है, उनके भी कंजर्वेशन के ऊपर हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट चीता के अलावा। एशियाटिक लाइन आप देखिए कि कहाँ पे मिलते हैं। जो गिर का जो एरिया है, गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर। स्टूडेंट 2019 के समय क्या हुआ कि वहाँ पे एक वायरस है, डिस्टेंबर केनाइन वायरस है, डिस्टेंबर केनाइन वायरस है, डिस्टेंबर केनाइन वायरस, शायद इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो उस केनाइन वायरस का अटैक हुआ, जिसके अंदर कुछ हमारे जो एशियाटिक लाइन्स है उनकी डेथ हो गई थी, जो गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर मिलते हैं। तो उसके उस समय एक आवाज़ उठी थी, एक एक्टिविस्ट के द्वारा वॉइस रेज की गई कि क्यों ना गिर नेशनल पार्क से जो हमारे ये एशियाटिक लाइन्स हैं इनको दूसरे एरियाज़ के अंदर में सेटल किया जाए। कि जैसे वो काजीरंगा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि कभी ब्रह्मपुत्र के अंदर जो अगर अच्छे से फ्लड की सिचुएशन आई तो यहाँ पे टू मच 80-90% जो वन हॉर्न राइनो है वो वहीं पे हैं। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन अगर एक जगह पे होती है तो इनको पहले से ही कुछ दूसरी जगह रखा जाए, जिससे कि हम इनको प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में। तो ये प्रोजेक्ट भी अभी कंटिन्यूस फेज है कि कैसे इसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो तो समय बताएगा। नेक्स्ट इज अबाउट द नीफा वायरस। सेंट्रल की जो टीम है वो वहाँ पे गई है, एनिमल्स को भी वहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन कर रही है। एनिमल हस्बेंड्री की टीम है कि क्या यहाँ पे जो पिग फार्म है उनसे तो इसका आउटब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पिग फार्म की वजह से भी हुआ था। लाइव स्टॉक का प्रॉपर एग्जामिनेशन किया गया है। वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट जो कोविड-19 के समय रहा कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों को प्रॉपर यहाँ पे सर्विलेंस की ज़रूरत, अगर आपको हेल्थ को रेगुलेट करना है कि जिस तरीके के आउटब्रेक स्टार्ट हुए हैं। नीफा वायरस का कोई क्योर नहीं है, इसको काफ़ी हमने डिस्कस किया। फ्रूट बैट्स के अंदर इनका ओरिजिन माना जाता है। कोझिकोड के अंदर फर्स्ट इंसिडेंट आया जिसको चेक किया गया तो नीफा वायरस का मिला। और जो 2018 का जो आउटब्रेक है उसके आसपास 8 या 10 किलोमीटर के आसपास एरिया से वो पर्सन बिलोंग किया करते थे, जिसको इंडेक्स केस का नाम दिया जाता है। बेसिकली जो फर्स्ट केस है मेडिकल का एक टर्म है जिसके अंदर इसको इंडेक्स केस का नाम दिया जाता है। तो वो बेसिकली 2018 का जो सेंटर का एरिया था उसी के आसपास उनका हुआ था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, वो चीता की न्यूज़ है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, जिसमें हमने गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा एक सक्सेसफुल मिशन रहा है 1 ईयर के अंदर में, और आप देखिए दूसरी जगह से हम लेके आए हैं, तो इस वजह से इनका जो डिक्लाइनिंग है वो हो सकता है। इनका जो
संख्या है वो कम हुई है 50%, बट देखिए फिर भी सर्वाइवल रेट है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे माना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द चीता के बारे में। ये देखिए कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस की वजह से ऊपर नीचे हो गई न्यूज़। निषाद पार्टी है, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी बेसिकली, निषाद आप नाम देखिए, निषाद जो वर्ड है एक हमारी कम्युनिटीज़ जो होती हैं रिवर के आसपास, जो मल्लाह की कम्युनिटी है उनको निषाद के नाम से बोला जाता है, जो रिवर के अंदर नाव चलाने का जो काम करती हैं। तो निषाद जो पार्टी है उसके जो चीफ हैं उनके द्वारा डिमांड की गई है कि उनका जो धाम है, निषाद जो धाम है, उसको बेसिकली यहाँ पे मॉस्क्यू होने का कुछ केस है कि वहाँ पे एक मॉस्क्यू है तो उसको आप रिमूव करना है, इसके रिगार्डिंग में इनकी डिमांड है। हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए निषाद जो पार्टी है उनके द्वारा जो ये डिमांड की गई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। श्रृंगवेरपुर जो धाम है ये आपको इलाहाबाद जो है, जिसको प्रयागराज का नाम दिया गया है, जो प्रयागराज का जो नाम दिया गया है, जो कि संगम है, उस एरिया में ये सिचुएटेड है। अब ये पर्सन कौन है? हमारी जो रामायण का जो माइथोलॉजी है, रामायण की माइथोलॉजी बोलती है कि जो भगवान राम है जब वो बेसिकली वनवास के लिए जा रहे थे तो उस समय में इनके द्वारा इनको जो गंगा रिवर है वो वहाँ पे पार लगाई गई थी, गंगा को पार करवाया था इस जो निषाद गुरु हैं या निषाद जो भगवान हैं उनके द्वारा में। तो उन्हीं के बेसिकली याद में ये शिवरंगपुर का जो धाम है, श्रृंगवेरपुर का जो धाम है वो बना हुआ है। अब ये न्यूज़ आप देखें कि यहाँ पे श्रीरंगपुर को हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमारी जो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वर्ल्ड के टूर के लिए गए हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वेस्ट बंगाल के रीजन के अंदर में। पर आपको वेस्ट बंगाल का एक सिचुएशन आपको पता होना चाहिए कि एक बार वेस्ट बंगाल के अंदर में सिंगूर के अंदर में, वेस्ट बंगाल का जो सिंगूर का एरिया है वहाँ पे टाटा के द्वारा एक प्लांट लगाया गया था, टाटा नैनो का प्लांट लगाया गया। बाद में वो टाटा नैनो का जो प्लांट है वो गुजरात के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आप बिजनेस कम्युनिटीज़ को इस तरीके के वहाँ पे सिचुएशन नहीं दोगे, उस समय ये अपोजिशन के अंदर हुआ करते थे और जो कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट हुआ करती, तो इनके द्वारा काफ़ी सारा प्रोटेस्ट किया गया। ये पावर के अंदर आई, उन प्लांट के अगेंस्ट में इन्होंने जो लीज है वो कैंसिल कर दी। काफ़ी एक इश्यू हुआ था, काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। इलीगली वो प्लांट जो लैंड है वो टाटा को ट्रांसफ़र कर दी गई थी उस समय में। तो स्टूडेंट्स उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जजमेंट दिए गए थे डिफरेंट तरीके के। तो अगर आप बिजनेस कम्युनिटीज़ को इस तरीके का जो एरिया है वो इंश्योर नहीं करोगे तो कैसे आपका इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं जो जॉब क्रिएट करती हैं तो वो कैसे यहाँ पे आएंगी। तो उसी के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ है वो बताई गई है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है बंगाल के अंदर में, कैसे बंगाल का ये जो बंगाल का रीजन है वो पहले क्यों डेवलप हो पाया, उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं। जब भी कोई एरिया के अंदर इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उसके बिहाइंड में 2-3 चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। एक आपको देखने के लिए मिलेगा क्रेडिट। तो पुराने समय में जितने भी हमारे जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं वो बंगाल के अंदर पाई जाती थी। बंगाल ही एक सेंटर हुआ करता था, कैपिटल हुआ करता था 1911 से पहले। फर्स्ट न्यूज़ में हमने डिस्कस किया इसको। तो आप देखिए कि क्रेडिट वहाँ पे अवेलेबल था। चीप लेबर जो आपको बिहार से, उड़ीसा से आपको चीप लेबर है जो आसपास के रीजन से ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो लेबर वहाँ पे हुआ करती थी, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था। इस वजह से जो कैलकाटा के आसपास के जो रीजन्स हैं, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, वो वहाँ पे डेवलप हुए। थर्ड आप देखें कि रॉ मटेरियल एक इम्पोर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। और फोर्थ आपको मार्केट देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे हमारा जो पोर्ट भी हुआ करता था, पोर्ट के थ्रू वो ट्रांसफ़र किया करते थे। तो इस तरीके के जो मार्केट है उसके पर्सपेक्टिव से ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। बट कुछ ऐसी भी इंडस्ट्री हैं जिनका इनसे कोई वास्ता नहीं होता, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैं जो प्रेजेंट समय की जो गुड़गांव के अंदर चलती हैं या आपको बेंगलोर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया है। श्रृंगूर का जो इंसिडेंट है मैंने आपको बताया, टाटा नैनो के पर्सपेक्टिव में है। अब आपसे एक मेरा यहाँ पे वैसे ही एक एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं, एक नॉर्मल सा आपको एक सवाल है। आप ये बताना कि जो टाटा नैनो है, बताना नहीं बेसिकली सोच ही लेना, जो टाटा नैनो नाम की एक कार निकाली थी टाटा के द्वारा, एक मारुति कार है, वो क्यों नहीं चल पाई? क्या है उसके अंदर मार्केटिंग, क्या स्ट्रेटजी रहा, क्या है उसका एक सिचुएशन रहा? तो आप इसके बारे में 1 मिनट सोचना। बट मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि एक उसके ऊपर एक टाइटल लगा हुआ था कि इंडिया की सबसे चीप कार है, इंडिया की सबसे जो गरीब लोगों की जो कार है। वो टाइटल आई थिंक मेरे हिसाब से वो टाइटल की वजह से वो जो कार है वो इतना नहीं चल पाई थी, जिसकी वजह से फिर मार्केट से उसको जो मैन्युफैक्चरिंग है वो विड्रॉ करनी पड़ी।
तो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग टैक्टिक्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसी जो प्राइवेट लैंड है उसके ऊपर इस तरीके की जो वो बना दी जाती है, वहाँ पे जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो बर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में ये बताया गया है प्राइवेट लैंड के अंदर में। तो ये तो वैसे ही इंफॉर्मेशन थी कि एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू वहाँ पे बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट, यहाँ पे मून के अंदर जो क्वैक्स आते हैं, मून के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं, बेसिकली हमारे अर्थ के ऊपर जो क्वैक आते हैं उनको अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ऐसे मून के ऊपर भी आपको जो क्वैक्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब ये क्यों आते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, एक तो टेम्परेचर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, दिन के अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा, रात के अंदर काफ़ी कम। तो टेम्परेचर डिफरेंस को एक रीज़न माना। दूसरा रीज़न ये माना है कि हमारे जो मिशंस सेंड किए जाते हैं, जब ये वहाँ पे जाके टकराएंगे तो वो भी एक यहाँ पे जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है वो क्रिएट करते हैं। जैसे इंडिया में तो सॉरी, अर्थ के ऊपर तो जो प्लेट्स हैं उसके अंदर टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वहाँ पे एटमॉस्फेयर का ना होना, तो जो मीटियोराइट्स हैं जो अर्थ के ऊपर में क्रिएटर्स क्रिएट करते हैं, जो अलग अलग तरीके के आपको क्रिएटर्स देखने के लिए मिलते हैं काफ़ी सारे। तो आप देखिए कि मीटियोराइट्स जब हिट करते हैं मून को, तो कोई भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर का ना होना, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस ना होना, जो कि बेसिकली आप देखिए कि अगर हमारा जो यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, जब भी कोई भी चीज़ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसका फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से ही आपको यहाँ पे उसका वहीं पे जल के वो हो सकता है कि अगर उसके अंदर ज़्यादा नहीं है कुछ भी मटेरियल, या उसके अंदर इतना पावर नहीं है कि अर्थ तक वो पहुँच पाए, तो उससे पहले वो आसमान के अंदर ही कंप्लीटली जो फ्रिक्शन की वजह से जल जाएगा। जिसका वजह से आप देखें कि हमने काफ़ी बार वो जो तारा टूटता है, इस तरीके के इंसिडेंट आपने सुने होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कि मून के ऊपर जो क्वैक्स हैं वो आते हैं एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो वहाँ पे होता है। दूसरा, इस तरीके के जो मीटियोराइट्स हैं वो हिट करते हैं, एटमॉस्फेयर का ना होना, और हमारे जो कुछ मिशंस हैं जो वहाँ पे रीच करते हैं वो भी एक रीजन हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक स्टूडेंट्स, यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बात की गई, तो कैट्स के बारे में भी एक सवाल था कि कैट्स जो हैं, जो बिल्लियाँ जो होती हैं, उनके द्वारा काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं उनको यहाँ पे खाली मतलब कि शिकार बना दिया जाता है अपना, तो जिसकी वजह से वे हमारे यहाँ पे जो बर्ड्स की संख्या डिक्लाइनिंग में है। एक न्यूज़ थी, इन्फॉर्मेशन तो कुछ था नहीं इंडिया के परस्पेक्टिव में, उसमें जस्ट यही था कि इंडिया का जो बर्ड है उसके अंदर में जो बर्ड वाचर हैं, जो बर्ड्स को देखने का जिनकी हॉबी होती है, उनके द्वारा बताया गया है कि इस तरीके से जो संख्या है वो डिक्लाइन हो रही है। श्रृंगूर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, जो टाटा नैनो का प्लांट के बारे में था, और ये जो श्रृंगूर से ही रिलेटेड नाम है श्रृंगवेरपुर, जो कि निषाद पार्टी के रिलेटेड, जो निषाद भगवान है उनसे रिलेटेड है ये, और जहाँ पे ये धाम है, इसकी फ़ोटो देखना आप, इसको काफ़ी आपको ब्यूटीफुल सा लगेगा ये जो आप इसकी फ़ोटो देखोगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन है स्टूडेंट्स, आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जैसा भी आपको लगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।